बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी में हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों पे बात करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ जो बहुत फैली हुई हैं उन पे बात की जाती है, उनके ट्रीटमेंट पे बात की जाती है, उनके बचाव के सिलसिले में बात की जाती है। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि वो एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बीमारियों के बचाव के बारे में भी बात कर सकें, और अगर खुदा न खासा बीमारी हो गई है तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बात करें। हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया हुआ है जिस पे आप लोग टाइप शुदा सवालात हमें भेज सकते हैं, जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है जिस पे हम लोग हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल भी डालते हैं, और उसके अलावा हमारी जो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं वो भी वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो आप वहाँ पर भी हमारी वीडियोज़ चेक करते हैं और प्रोग्राम का शेड्यूल भी देख सकते हैं। फेसबुक का पेज है सेहत ज़िंदगी के नाम से। आजकल हम लोग प्रोग्राम से ज़िंदगी में बार बार कोरोना वायरस के सिलसिले में बात कर रहे हैं, उसके बचाव के सिलसिले में बात कर रहे हैं। फैलाव जिस तरह हो रहा है, उसका बीमारी जिस तरह हमारे मुल्क में फैलती जा रही है, केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर ज़्यादा बात की जा रही है। हमने अपने प्रोग्राम में एक हिस्सा स्पेसिफाई कर दिया है। पाकिस्तान से बाहर जो डॉक्टर हज़रात, पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम स्काइप के ज़रिए लाइन पे लेते हैं ताकि उनसे भी हम लोग गाइडेंस ले सकें, वहाँ की सिचुएशन पूछ सकें कि वहाँ पर कोरोना वायरस का मुकाबला कैसे किया जा रहा है। तो आज भी हमने डॉक्टर तौकीर अवान को लाइन पे लिया यूके से, और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर फरहान अली होंगे जो फैमिली फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम लोग पहले चलेंगे यूके, जहाँ पर डॉक्टर तौकीर अवान हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है और क्या एहतियाती तदाबीर वहाँ की जा रही हैं जो हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, पाकिस्तानी आवाम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी पहले तो थोड़ा सा हमें बता दें कि यूके में क्या सिचुएशन चल रही है और कैसे आप लोग वहाँ पर कोरोना वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज किया था, यूके जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा जो यूरोपियन क्राइसिस है बेसिकली पेंडेमिक के जी हवाले से, तो यूके जो है उसके असरात उसमें अब आना ज़्यादा शुरू हुए हैं। सही। यूके के जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जैसे लंदन है, वहाँ पे तो हमें लगता है कि जैसे वायरस अपनी पीक पे पहुँच गया हुआ है। तो अच्छा। जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जैसे मैनचेस्टर है और शेफील्ड है, इन सही। एरियाज के अंदर जो है वो अभी हमें इसकी पीक नज़र आ रही है। सही। तो ऑन एन एवरेज जो है वो हमारी अभी डेथ जो है वो तकरीबन 800 to 1000 रफली समथिंग लाइक दैट सही। पर डे के हिसाब से जो है जो कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ्स हैं सही। वो हम देख रहे हैं यूके में। अच्छा। जैसे पहले मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि ये ज़्यादा जो है वो उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो कि एल्डरली हैं या जिनको अंडरलाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सही है। हमारा जो मेन इशू इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है यूके के अंदर, वो है कि चूँकि हमारे यहाँ पे एल्डरली पीपल के लिए जो है वो स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे केयर होम्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं। सही। तो जो केयर होम्स और नर्सिंग होम्स हैं वो स्पेसिफिकली फॉर एल्डरली पीपल हैं, और वहाँ पे अभी जो हमारा मेन क्राइसिस है वो उनके अंदर है, क्योंकि काफ़ी सारे केयर होम्स के अंदर जो है इसकी आउटब्रेक सामने सही। आ रही है सही। कोरोना वायरस। अच्छा। वो पर्टिकुलरली जो है वो यू वुड इमेजिन कि वो एक वल्नरेबल ग्रुप है हमारा एल्डरली पीपल का, तो उनके अंदर जो है इसकी मोर्टालिटी वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। सही। तो ये एक हमें अभी जो है वो लेटेस्ट जो हमारा सिचुएशन है। क्राइसिस है जिसके साथ हमें सामना करना पड़ रहा है वो ये है। बाकी जहाँ तक जो है वो बाकी मेजर्स का ताल्लुक है, उसमें अभी तक जो है वो लॉकडाउन है कंट्री सही। के अंदर। सही है। जो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज हैं जी। वो लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने की उनको इजाज़त है। सही। या बाकी जो आपके एसेंशियल काम हैं उनके लिए आप निकल सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो गई। सही। जो एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, जो की वर्कर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं कि वो कौन से की वर्कर्स हैं जो सही। घर से निकल सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सही। उसमें जो है वो पोस्टमैन है, उसमें डिलीवरी सर्विसेज हैं। तो ऐसी सर्विसेज जिनकी ज़रूरत है ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये जो पॉलिसी है लॉकडाउन की, ये भी गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू कर रही है। एंड सही।
इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या लॉकडाउन को जो है वो सही। थोड़ा सा ईज किया जा सकता है, अच्छा क्योंकि डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली इसके साथ। जी डॉक्टर साहब, आप या पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा कि वहाँ पर डॉक्टर्स का मोराल कैसा है इस बीमारी को, इस पेंडेमिक को लेके, और पाकिस्तान में आप मेडिकल स्टाफ और हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेके एक मोराल कैसा देख रहे हैं इस चैलेंज को जो है उसका सामना करने के सिलसिले में? ये बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब आपने सवाल किया है। देखें, जहाँ तक मोराल की बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सही। मोराल जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, जो जी सिचुएशन जिस तरह की है जी। उसके अंदर। सही तो है। उसमें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो 19 अप टू 19 जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, अच्छा। जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो ओवरऑल जो हेल्थ केयर कम्युनिटी है उसके ऊपर एक इट्स नॉट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर कम्युनिटी। सही। तो जो लोग जो है वो काम पे आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ये नर्सेज हैं, और स्पेशली जो इंटेंसिव केयर वार्ड्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो जी। ऑब्वियसली दे आर पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क। सही तो है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज दिस जी कि गवर्नमेंट और नेशनल हेल्थ सर्विस जो हमारी NHS है, जी। उन्होंने और रीजनल लेवल के ऊपर और हॉस्पिटल लेवल के ऊपर हमारी अभी पॉलिसीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई हुई हैं, एंड ज़बरदस्त। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। ओवरऑल जो हेल्थ केयर कम्युनिटी है उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। सही। और बहुत सारी जो है मॉडिफिकेशंस आ गई हैं हमारी द वे वी मैनेज द डिजीज एंड द वे वी मैनेज थिंग्स ऑन डे टू डे बेसिस। तो उसके अच्छा। अंदर जो बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस आ गई हुई हैं, जैसे हमारी बहुत सारी कंसल्टेशंस जो है अभी टेलीफोन के ऊपर हैं। सही। हम बहुत सारी कंसल्टेशंस जो है वो पेशेंट्स के साथ वीडियो के ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक सही। है। लेकिन जो लोग जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स एडमिट हैं या कोरोना वायरस की वार्ड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा PPE का इश्यू है। जी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे बैरियर्स जो हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको हमने ओवरकम कर लिया है। सही। और वो लोग जो है वो अपनी उसी खिदमत के जज्बे के तहत जो है वो पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो नेचुरली है कि जब आप ऐसे हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे होंगे तो सही। आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सही। लेकिन द गुड थिंग इज दिस कि अभी जो है वो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू द सोशल नेटवर्क्स, एंड दूसरा जो है वो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो सही। मैं समझता हूँ कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पब्लिक and the healthcare sector, the doctors and the healthcare staff. सही That है। is very important. हमें एक जो है वो पाकिस्तान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमें एक टीम बन के काम करना है इस वक्त। सही द है। सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे के जो है वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट, मतलब प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट करना चाहिए, सही। लेकिन चीज़ों को क्रिटिसाइज करने की बजाय उनके जो है जो हल हैं उनको तलाश करना चाहिए। बिल्कुल तो सही। यहाँ पे जो पब्लिक है अभी यहाँ पे एवरी थर्सडे जो है वो 8 PM पे सारी पब्लिक जो है यूके की वो बाहर निकलती है, घरों से बाहर निकल के, तो जितना हेल्थ केयर स्टाफ है उनके लिए जो है वो क्लैपिंग ज़बरदस्त। उन्होंने रखा हुआ है 8 PM एवरी थर्सडे। अच्छा। तो वो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड जेस्चर बाय द कम्युनिटी, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से जो आपका हेल्थ केयर स्टाफ जो है उसका मोराल जो है वो बूस्ट होता है, और वो और खिदमत के जज्बे के तहत जो है वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। सही। तो पाकिस्तान में मैं यही कहूँगा कि बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग अ क्राइसिस ऑफ दिस लेवल जी। इन आवर लाइफ टाइम्स। सही। तो पाकिस्तान में जो है मैं यही कहूँगा कि जो हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है और वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत खिदमत का जज्बा है। जी। गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी कोशिश कर रही है। जहाँ तक कि PPE की बात है तो PPE जो है वो उसकी ह्यूज शॉर्टेज है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। और इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये PPE जो है जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जी। इसको जो है वो आप ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज है, वहाँ सही। पे जो है वो आपको ऐसी PPE की जरूरत है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और बाकी जो है वो हमें ऐसे सॉल्यूशंस देखने चाहिए पाकिस्तान में भी कि आप जी। बहुत सारी जो कंसल्टेशंस हैं वो फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं, वो वीडियो के ऊपर कर सकते हैं, सही है। ठीक है। तो वो
जो है वो रिलेटिवली सेफ है, हेल्थ केयर स्टाफ के लिए भी सेफ है और पेशेंट्स के लिए भी सेफ है। तो सही। ऐसी चीज़ों को जो है वो सामने लेके आना चाहिए। और जो लोग जो है वो हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं और कोविड के पेशेंट्स को डायरेक्टली देख रहे हैं, जी। उनको जो है वो अपनी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं पब्लिक को ये मैसेज दूंगा, आवाम को ये मैसेज दूंगा कि जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के इस वक्त काम कर रहा है। जी। तो ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको समझ के काम कर रहे हैं और ड्यूटी समझ के काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द पब्लिक कि पब्लिक इसको अप्रिशिएट करे और इसको रिकग्नाइज करे। सही। तो जो है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। बिकॉज वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स बिटवीन द पब्लिक एंड द हेल्थ केयर स्टाफ एट दिस वेरी क्रिटिकल टाइम। सही। तो ये बड़ा जरूरी है। सही। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोग जो है वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं जी। उनको जो है वो अप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ दवाइयाँ, मुख्तलिफ वैक्सीन्स पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम हो रहा है, तो उस सिलसिले में कोई आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि कोई दवाई सामने आई हो, कोई वैक्सीन सामने आ गई हो? ज़ाहिरी बात है यूके जो है वो जो हेल्थ में दुनिया के पहले चंद नंबरों पे आता है, तो वहाँ भी डेफिनेटली रिसर्च हो रही होगी इसमें। तो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में है, कोई चीज़ ऐसी बना ली गई है? डॉक्टर साहब, ये एक नोवेल वायरस है। दिस इज अ रिलेटिवली न्यू थिंग फॉर अस। ठीक वी है। आर इन अनचार्टेड टेरिटरीज। हम जो है वो अभी जो इसकी एक्चुअल जो केयर है वो है सपोर्टिव केयर है जो सही। हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। अब इसमें जो एक देखें, पेसिमिज्म भी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है र्यूमर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। सही। द वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए जो है इट इज़ नॉट अ सीरियस डिजीज़। उनको हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद इससे ठीक हो जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होती हैं इससे। सही। लेकिन जो वल्नरेबल है, एल्डरली हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। और मेरे ख्याल में जो इसकी ज़रूरी जो मैनेजमेंट है वो यही है कि आपने अपने जो एल्डरली हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। सही। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, तो जी। वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट की बात आती है कि उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक सही। है, और वो जो ट्रीटमेंट है वो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज स्टिल सपोर्टिव ट्रीटमेंट एट द जी। मोमेंट। अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप ऑक्सीजन देंगे, किसी को वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो आप उसको जो है वेंटिलेटर पे डालेंगे। जी। बाकी मेडिसिन जो है वो काफ़ी सारी ट्राई की जा रही हैं, वो स्टिल इन द ट्रायल फेज, वो स्टिल इन द रिसर्च फेज। सही। वैक्सीन का मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि वैक्सीन का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो जी। ये होता है कि हो सकता है वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाए, महीने 2 महीने के अंदर जो है वो वैक्सीन आ जाए। सही है। लेकिन उसके फिर ट्रायल्स होते हैं, उसके फिर टेस्ट होते हैं। सही तो है। वो मुझे नहीं लगता है कि साल 1.5 साल से पहले जो है वो हम इस स्टेज पे होंगे कि हम जो है वो वैक्सीनेशन टू द जनरल पब्लिक जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो सही। दैट्स वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो हम जहन में डालें। सही। अच्छा। दूसरी जो बात है, जो बाकी मेडिसिन हैं जिसमें कुछ मलेरिया की मेडिसिन हैं, कुछ जी। HIV एंटी वायरल मेडिकेशंस हैं, जी। तो वो उनके जो है वो ट्रायल हो रहे हैं। अब यूके में ये हो रहा है कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो उनको जो है वो ऑफर की जाती है, जो सीरियसली इल हो जाते हैं तो उनको ऑफर की जाती है कि डू दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ट्रायल। अच्छा। तो अगर वो कंसेंट के साथ, अपनी मर्जी के साथ जो है उस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं सही। तो फिर उनको एनरोल किया जाता है और उनको वो मेडिसिन दी जाती है। सही ठीक है। है, अब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वी हैव येट टू सी। अभी हमने देखना है कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, सही। कुछ एनेक्डोटल एविडेंस जिसको कहते हैं कि एनेक्डोटल एविडेंस विच इज़ नॉट वेरी जो है वो रिसर्च बेस्ड, लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन होती है एक डॉक्टर की कि मैंने अगर किसी के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ किया और मुझे लगा है कि उससे उसको फ़ायदा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल एविडेंस, बट इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड। सही है। उसको साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन एनेक्डोटल एविडेंस है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे मलेरिया की कुछ मेडिसिन हैं जो है वो डॉक्टर्स को उनको इंडिविजुअल जो है वो लेवल्स ऑफ सक्सेस उनको मिले हैं। सही। लेकिन उसको अभी पूरी दुनिया के लिए जो है वो रोल आउट नहीं किया जा सकता, या कंट्री के लिए रोल आउट नहीं किया जा सकता। सही। तो वो आर स्टिल इन द ट्रायल फेज एट द मोमेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अमवात जो हैं वो काफ़ी कम हैं जब हम उसको कंपेयर करते हैं यूरोपीय ममालिक से।
तो बहरहाल शुक्र करना चाहिए, और ये जो है खुदा ताला की मेहरबानी है शायद हमारे मुल्क के ऊपर। क्या रीज़न आप देखते हैं, क्या टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट है कि हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, या कोई और ख़ास रीज़न इसके पीछे आपको नज़र आता है? डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सही देखें, है। देयर वाज अ टाइम, इटली की हम एग्जांपल देते हैं कि इटली जो है वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं इटली के जी, अंदर कि बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस है, हेल्थ केयर क्राइसिस है इटली बिल्कुल। में। तो अब ये इटली देखें कि देयर वाज अ टाइम इन इटली जब वहाँ पे सिर्फ 102 पेशेंट्स थे, ओनली 102 पेशेंट्स ऑफ जी, कोविड-19 जी, जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो वी आर रफली थोड़ा सा उससे आगे हैं। तो अब हमारे पास जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3000 समथिंग लाइक दैट, जी, कोई इस तरह की फिगर है पाकिस्तान में। तो जी, जो तकरीबन। पॉजिटिव है और अमवात भी उतनी जो है जो स्टेटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट की उस हिसाब से इतनी नहीं है, लेकिन जी, हमें थोड़ा सा अपना इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें इतना कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। वजह उसकी ये है कि ये मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करता है। देखें कि आपकी जो है वो एवरी 2 वीक्स आपके केसेस जो है वो डबल हो रहे हैं, ठीक सही है। है। और उसी के साथ साथ जो है वो आपकी जो है वो अमवात भी उसी के हिसाब से वो ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल सही। तो अब अगर आप जो है वो जो आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने सोशल आइसोलेशन किया है, आपने डिस्टेंसिंग किया है, सही। आपने कंट्री को लॉकडाउन किया है, तो उसके उसके जो असरात हैं वो ऑब्वियसली बात है कि इतना ये वसी पैमाने पे पाकिस्तान में नज़र नहीं आया कि जैसे फैला है, लेकिन फैल रहा है, इट सही इज है। स्टिल स्प्रेडिंग, ठीक है। तो आप जो स्टेटिस्टिक देखेंगे अभी 2 वीक्स उसकी वो डबल हो रही हैं। ठीक तो है। हमें चाहिए कि हम जो है वो इतना कंप्लेसेंट ना हो, और सही। हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट की हिदायत हैं उनके ऊपर हम सख्ती से अमल करें, बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको कोप कर सके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो मैं ये समझता हूँ कि जब हम जी, जी, इस पॉइंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि देखें जी वो इतने जो है वो पेशेंट्स हैं और उनको हुआ था, वो पॉजिटिव हुए थे और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सही। ठीक है, बिल्कुल हमें घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, कि हम बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें। अब सही। जो हेल्थी लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको वी नो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट देम बैडली इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। ठीक इक्का है। दुक्का केसेस होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, सही। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस उनको माइल्ड इलनेस है, लेकिन दे हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड इट टू अदर पीपल हु आर वल्नरेबल, हु आर एल्डरली इन पर्टिकुलर। तो आपके घरों के अंदर जो एल्डरली लोग हैं आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, और स्पेशली जो है वो आप उनको ज़रूर आइसोलेट करें, स्पेशली इसके ऊपर जो है वो ज़रूर सही। प्रिकॉशंस लें। जो एल्डरली लोग हैं या जो बाकी जिनको शुगर के मसाइल हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, इस तरह के और दवाइयाँ खाते हैं, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, COPD है, एजमा है, उनको आप ज़रूर प्रोटेक्ट करें और उनको आप आइसोलेट करें। हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है हाँ जी। कि जी। पाकिस्तान में जो है वो अभी तक उतने केसेस नहीं हुए हैं, सही। लेकिन इट कैन इजीली गेट आउट ऑफ हैंड, सही। और इसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, और इसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर सख्ती से अमल करें। कि सही। गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी बना रही है, और गवर्नमेंट जो है उस पॉलिसी के तहत जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो वो स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, वो उसका फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, और हमारा काम है कि इस वक्त जो है वो हम गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, शॉर्ट सा बताइएगा कि कुछ लोग और हेल्थ प्रोफेशनल से सुनने में आ रहा है कि जी आप अपना इम्यून सिस्टम जो है, दिफाई निज़ाम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको अगर ये होगा भी सही तो ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, दैट गोज विदाउट सेइंग। देखें, जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती हैं तो वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, सही। और उसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपको किक आउट कर देता है, जो वायरस को किक आउट कर देता है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, एंड सही। दिस इज व्हाट हैपेंस विद कोरोना वायरस एज वेल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सही है। उसमें जो ज़रूरी है कि हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका इस्तेमाल करें, अपनी नींद वगैरह जो है वो पूरी करें, टाइम से सोएं, जो है स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है उसको कट डाउन करें, फ़ोन के ऊपर सही। जो टाइम स्पेंड सही। करते हैं या टीवी के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं उसको कम सही। करें।
थैंक यू डॉक्टर मेंटल साहब। हेल्थ लोगों की काफ़ी अफेक्ट हो रही हुई है जी, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट जो है वो न्यूज़ के ज़रिए जो इनपुट मिल रही है सही उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हमारा फोकस होना फोकस है। चाहिए कि हम जो है वो डॉक्टर अपनी साहब मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से शेयर की हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, हमने यहाँ छोटा सा वक्फा लेना है और उसके बाद डॉक्टर फरहान अली हमारे से हमें स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। जी नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और हम जो है अब बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है। डॉक्टर तौकीर की आपने गुफ्तगू सुनी जिन्होंने यूके से हमें ज्वाइन किया था स्काइप पे, और उन्होंने वहाँ की सिचुएशन बताई और एडवाइस भी किया और बताया कि हमें किस तरह इस चीज़ को कोप करना है। अब हम चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ और डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि जी सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में और आपको भी सलाम पेश करते हैं कि आप लोग अभी भी फ्रंट लाइन पे डट के खड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल इस्लामाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पताल, उसमें कैपिटल एक हॉस्पिटल जो है, एक मेजर हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो एक तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, हम पाकिस्तान की पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अभी भी, आप लोगों का मोरल हाई है और आप लोग जो है इसका मुकाबला कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी जो प्रोटेक्टिव किट्स हैं उनका मसला है, प्रॉब्लम सारे ज़ाहिर बात है, और हम भी ज़ाहिर डेवलपिंग कंट्री है तो चीज़ें बड़ी मुश्किलों से पहुंचती हैं ये चीज़। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप लोगों का। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोग्राम ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अवेयरनेस की थैंक यू। चल रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूरत है कि भाई एक मास लेवल पे अवेयरनेस जो है अप्लाई। बताएं डॉक्टर साहब, आपसे तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिचुएशन बताएं हमें क्या हो रहा है और कैसे कोप किया जा रहा है। हाँ, अब एक्चुअली विद पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस तो आ रही हैं। जैसे स्टार्ट में हमने देखा था केसेस कम थे और ये एक जो उनसे है भी था कि होना है कि वे जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं और जो क्वारंटाइन में थे वो आफ्टर जो उनसे है उनमें जिनको कंफर्म केसेस के साथ एक्सपोजर था तो उनमें डिजीज़ तो होनी ही थी। तो यही वही प्रोसेस एक चल रहा है। अभी लॉकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि फर्दर जो उनसे है उसकी स्प्रेड रुकी हुई है, ट्रांसमिशन रुकी हुई है, स्लो डाउन हो गई है। अगर सपोज 100 पेशेंट्स को था तो वो अगर एक्सपोज हो जाती हैं तो एक समझे 1 लाख लोगों को कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, कम्युनिटी में हो जाता है। तो लॉकडाउन का इफेक्ट तो आता है, लेकिन जैसे जैसे WHO की रिकमेंडेशन भी है, जब तक अगर केसेस रिड्यूस नहीं होते या 0 पे नहीं जाते तो इसको एक्सटेंड करना होता है लॉकडाउन को। तो मे भी एक्सटेंड होते होते जून तक चला जाए, जब तक केसेस आपके डिक्लाइन पे 0 पे नहीं आते। जैसे अगर आप हिस्ट्री देख लें चाइना की, चाइना में जब 0 रिपोर्ट हुआ केस, उसके बाद उन्होंने चीज़ों को ओपन करना शुरू किया, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है। अगर 1% भी है तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो स्प्रेड करता जा रहा है। क्योंकि कम्युनिटी जो वल्नरेबल एज ग्रुप है ना, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ग्रुप है वो है एक्सट्रीम ऑफ एजिस। अगर आप देख लें ज़्यादा जो एल्डरली पेशेंट है या जिनको कोमार्बिड का मतलब है कि जिनको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला है या हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा वो अटैक पर हैं। उनमें ये बीमारी अटैक करती है और प्रेजेंट करती है विद कॉम्प्लिकेशन, या तो वो फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट पर जाते हैं या फिर एंड में डेथ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही है कि उस एज ग्रुप को बचाया जाए। दूसरे बच्चे जिनसे हैं जो उनमें अटैक कम है अभी भी। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेवलप नहीं होते, जिसे हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये वायरस अटैक करता है और सेल के अंदर दाखिल होता है, यानी हमसे इनहेल किया हमने, इनहेल या ओरल कैविटी से जो एंटर हो गया और गले में चला गया और वहाँ से जो उनसे है ये सीधा जो उनसे है रिस्पायरेटरी सिस्टम है या फेफड़ों में चला जाता है। सही। तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं, छोटे छोटे खुलिये होती हैं। खुलियों के ऊपर एक कवर सा होता है जहाँ से नॉर्मली कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है। पर जैसे ही वायरस आता है उस खुलिये के साथ अटैच होता है, वहाँ पे ACE2 एक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। तो वो जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में भी प्रेजेंट हैं, इसके अलावा लंग्स में भी, फेफड़ों में भी हैं,
दिल के ऊपर भी हैं, गुर्दों पर भी हैं, और मैदे और खुराक की नाली और नीचे इंटेस्टाइन्स में भी हैं, इस तरह शरियानों में भी हैं। अब ये सारा एरिया जो उनसे एक्सपोज्ड है, वो जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो इनको फैसिलिटेट कर देते हैं एंट्रेंस की। ठीक है, वो वहाँ से सेल के अंदर ये दाखिल होता है, खुलिये के अंदर, वहाँ पे डीएनए होता है और एक लाइसोसोम होता है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है वायरस जाकर। ठीक है, और उसको अंडर कंट्रोल लाने के बाद वहाँ पे अपनी रफ्तार बढ़ा देता है, मतलब रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। 1 से 2 प्रोडक्शन शुरू हो गई, 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, यानी उसको जगह मिल गई अच्छी, जगह पर वो जो है फल फूल सकता है। फिर वो सेल जो उनसा होता है ना, वो रैप्चर हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड हो जाता है। खुलिया, इंसान का खुलिया जो है वो फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। जब खुलिये से वायरस बाहर निकलती हैं तो फ़ौरन बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है कि कहीं पर भी कोई इस तरह की अननोन हरकत होती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे फोर्सेस को भेज देता है। ऑन द अदर हैंड आप ये समझ रहे कि जो जिस्म के अंदर ताकतवर एक फोर्स पर बैठी है, जो कि सेल होते हैं, TLC हम उन्हें कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इस तरह ल्यूकोसाइट्स जो से होती हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं, उसमें T सेल्स होते हैं, वो जो से रिस्पॉन्स को एकदम जो से है उस एरिया में जाने के लिए कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे एक मैसेज रिलीज किया जाता है हेड ऑफिस से कि उस जगह पे जो से धमाका हो गया स्पोर्ट्स, तो आप जो से फॉरेन इमरजेंसी फोर्सेस को भेजें। तो वो जो से साइटोकाइंस उसे हम कहते हैं, वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं बॉडी को कि ये एरिया जो सा है इन्फ्लेम्ड हो गया या इशू हो गया, इसको लोकलाइज कर दिया जाए। सही, जो वो मैसेजेस जाते हैं तो बॉडी की फोर्स एकदम उस एरिया को कंटेन करने की कोशिश करती है जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। सेल वहाँ पे आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, उस एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके। लेकिन अगर वायरस इतना एक्टिव है कि वो उस फोर्सेस से मुकाबला कर लेता है तो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइंस और जो मैसेजेस डिलीवर हुए होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, डिलीवरी हो जाती है कि बॉडी को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये बाहर से किसी ने अटैक किया या अपने ही बॉडी ने अटैक किया। वो अपनी ही बॉडी को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा। दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बॉडी की फोर्सेस ही रिस्पॉन्स दे रही हैं, बिल्कुल सही, कि वेपन्स लेकर जाएं, वेपन्स, वो वेपन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली ये एक साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा होता है बॉडी के अंदर, जो कि रिस्पॉन्स होता है टू इन्फ्लेमेशन, एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन, मतलब जो से वो डैमेज शुरू कर देता है बॉडी का। मतलब सर्कुलेशन के अंदर जो से है एकदम ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा, पल्स रेट गिर जाएगा, नब्ज आहिस्ता हो जाएगी, सांस का तेज़ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फेफड़ों के अंदर मसले शुरू हो जाएंगे और फिर ARDS वाले मसले शुरू है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा और मरीज़ को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी और साथ ही एकदम शॉक में चला जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर गिर गया और सारी चीज़ें, जिसे सेप्टिक शॉक। तो ये बैकग्राउंड में साइटोकाइन स्टॉर्म एक हो जाता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आना है, साइटोकाइन रिलीज होना शुरू होते हैं कि वो अपनी ही बॉडी को हैंडल नहीं कर पाते, डैमेज हो गया। मतलब एक जगह पे धमाका हुआ है, फोर्सेस गई हैं उसको कंटेन करने के लिए, वो इन्होंने इतना मैसेज भेज दिए, वेपन्स भेज दिए, वो वेपन समझ रहे हैं आप, जो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो अपने ही लोगों पे इस्तेमाल होने शुरू, यानी एक हद से ज़्यादा भी जाहिर बात है, आप वहाँ पर फोर्स भेज देंगे तो वो एक पैनिक हो जाएगा, पैनिक हो गया, वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो दिस इज, और इसका इम्यून सिस्टम का रीज़न ये होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा इशू होता है जो ऑलरेडी कोमार्बिड कंडीशंस के साथ चल रहे हैं, यानी इनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाती बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी वो इफेक्टेड है, कोई मसला चल रहा है, कोई ना कोई मसला है, ये किसी से किसी मेडिसिन पे ले रहे हो, तो इनका इम्यून सिस्टम इतना अनकंट्रोल होता है कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं करना पाता, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक शॉक की कंडीशन में चली जाती है ARDS पे। तो इसलिए मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर एल्डर एज ग्रुप के हैं, जिनको कोमार्बिड कंडीशन है, वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे जाते हैं, वरना यंग लोग जो से हैं वो मोस्टली ठीक हो जाते हैं, कवर कर जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और बाकी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप नहीं हुए होते छोटी एज में, खुशकिस्मत है बच्चे। अच्छा, तो वो जो से
वो जो वायरस एंट्रेंस जो उनसी उसकी रिड्यूस हो जाती है। मतलब हल्का सा बच्चों में खांसी हुई, बुखार हुआ, सेटल डाउन हो जाता है, वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, सेल के अंदर नहीं जा जाते। अगर बहुत ही कोई इशू हो, थोड़े बहुत डैमेज होगा, वो सेटल डाउन कर लेती है बॉडी। लेकिन इतना मैस लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पे चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये जो है नॉर्मली ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। तो लोग आपके पास ड्रोजीनेस के साथ आते हैं या गुनूदगी के साथ, या हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ये है कि इरिटेबल टॉक, मतलब जो उनसे आपको समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं, यानी फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट है, ड्रोजी होना शुरू होते हैं। क्योंकि इसके साथ सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर सोजिश हो जाती है, ब्रेन सूज जाता है जब ये इन्फ्लेमेशन करता है। फिर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें लंग्स भी सूज जाता है, जिसे हम ARDS कह देते हैं, और वेंटिलेटर की। फिर हार्ट के ऊपर इन्वॉल्व करता है, हार्ट को भी सूजन हो जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, और फेलियर में हार्ट चला जाता है। फिर ये एक्सटेंड करता है तो गुर्दे फेल कर देता है, और फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है अक्सर लोगों को। इसी तरह कुछ लोगों में ये मैदे को भी इन्वॉल्व करता है, जिगर को भी, और छोटी आंतों को भी इन्वॉल्व करता है। लेकिन उन लोगों में ज़रा कम सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, पेट खराब हो गया, मोशन हो गए, या दिल खराब होता है, वॉमिटिंग होती है। तो इसकी कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी है। मतलब कुछ लोगों में ये पेट की खराबी के साथ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ के अंदर ये बुखार और खांसी के साथ आए। तो इसकी प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर 100 मरीज़ों को कोरोना हुआ है तो उनमें से 80 से 90% लोगों को चेस्ट के सिम्टम्स आएंगे, और 10 से 20% लोगों में पेट के सिम्टम्स आ सकते हैं। पेट के या कोई और भी तो इसलिए अक्सर लोग आपने देखा होगा जो फिर रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब हल्का सा हुआ ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो लेकिन जो ग्रुप इन्वॉल्व है वो वही है जो ज़्यादा एल्डरली है। लेकिन कुछ यंग लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें होता ये है कि बॉडी हाइपर इम्यून हो जाती है, उनका पहले ही हाइपर इम्यून, एक समझें कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस बॉडी एक्टिव है, तो वो जैसे ही कोई वायरस अटैक करता है वो एक दूसरे को फायर करता है, जैसे फ्रेंडली फायरिंग हो गई है। अच्छा, फ्रेंडली फायरिंग एक दूसरे को बाज होता है ना, वो उसमें ही हाइपर इम्यून सिस्टम भी एक्चुअली डैमेज कर देता है, अपनी ही बॉडी को डैमेज कर देता है। तो उन लोगों में भी ये एक इशू हो जाता है, उनमें भी डेथ हो जाती है। तो अब जैसे सिचुएशन विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है और केसेस जो उनसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हल सिर्फ यही है, क्योंकि नो ट्रीटमेंट अभी तक जितनी भी ट्रीटमेंट्स मार्केट्स में हैं या चल रही हैं, वो दिस आर अंडर द ट्रायल बेसिस। किसी को कंफर्म नहीं है कि इस मेडिसिन से रिस्पांस है या नहीं है, क्योंकि हर रेसेस, हर लोकेशन पे इफेक्ट डिफरेंट है। हो सकता है पाकिस्तान के एरिया में उसका इफेक्ट मेडिसिन का डिफरेंट हो, रशिया में डिफरेंट हो, यूके में, अमेरिका में डिफरेंट हो। तो जब तक कंसेंसस नहीं होता, क्योंकि बेसिकली CDC होती है जो कि सेंटर ऑफ ड्रग डिजीज कंट्रोल सेंटर है, तो वो जब एक फाइनल डिसीजन देती है फिर ही हम चीज़ें। अभी एक ट्रायल बेसिस पे सब कुछ कर रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी ले सकते हैं, एंटीवायरल डिफरेंट टाइप्स की है वो भी यूज़ हो सकती हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी है। तो लोग एक बहुत पैनिक है, मार्केट्स में देखें तो हाइड्रोक्सी लोगों ने उठा ली, एंटी मलेरियल ड्रग्स ले ली हैं या एजिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दी हैं। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है, ये ट्रायल बेसिस पर चल रहा है सब कुछ। लोग ठीक हो रहे हैं, और वो लोग जो ठीक हो भी रहे हैं हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी, वो बेसिकली सेल्फ लिमिटेशन है, क्योंकि वायरस की एक लिमिट है, 14 डेज तक ये रहेगा, उसके बाद रिकवरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। जब वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि रिकवरी फेज हो गया। अब मसला ये आ रहा है कि बॉडी एक्सपोज नहीं है। जब एक्सपोज ही नहीं है प्रीवियसली, तो पता ही नहीं है कि ये वायरस है कैसा, तो इसलिए बॉडी को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। तो जैसे जैसे एक्सपोजर होता जा रहा है, तो वो सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वही जो बात हो रही होती है, जो कि प्लाज्मा की बात भी हो रही है, एंटीबॉडीज उनसे कंटेनिंग प्लाज्मा, जो कि लोगों में जो रिकवर्ड लोग हैं उनसे ले लिया जाए, और उनको जो उनसे क्रिटिकल लोग हैं उनमें जो उनसे कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली, कि बॉडी ने जैसे ही वायरस ने अटैक किया, एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर रह गए, सेल के अंदर गए, इन्फेक्टेड हो गया, तो बॉडी जो उनसी होती है 7 डेज के बाद एक एंटीबॉडीज बनाती है कि हमने इनको हैंडल किस तरह करना है। तो 7 डेज तक तो एक्सपोज्ड है। तो इसलिए उन लोगों में जो से आजकल ये भी कि किट मेथड का भी एक वो चल रहा है कि किट मेथड से टेस्ट किया जाए। तो किट मेथड इज़ नॉट ए रिलायबल टेस्ट। आपके 7 दिन तक सिम्टम्स नहीं आते
जब तक रिलायबल टेस्ट नहीं है तो उससे तो बहुत से केसेस जो उनसे हो गए और मिस हो जाएंगे। तो रिलायबिलिटी जो उनसी है वो पीसीआर ही की है, लेकिन इसकी भी रिलायबिलिटी 70% तक है WHO के मुताबिक, क्योंकि मोस्टली कंडीशन में ये भी स्किप हो जाते हैं। और ब्रोंकियल आवाज होता है, यानी अंदर से अगर फेफड़ों के अंदर से लिया जाए लिक्विड सेक्रीशन ली जाए, उन पे पीसीआर किया जाए तो इसका 80% तक सेंसिटिविटी है। अच्छा, लेकिन फिर भी 20% तक केसेस मिस हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना मतलब इसकी बेसिकली वही बात है कि जो एक रिसर्च चल रही है कि किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह। तो रोज़ अगर आप देखें तो WHO या वीकली जो उनसी चेंजेस आ रही हैं। पहले ये एयरबॉर्न डिजीज़ थी, फिर उसके बाद नहीं है, फिर सरफेसिस पे कितने अरसे के लिए आती है। अब तो ये है कि ये आप 2 मीटर तक डिस्टेंस रखेंगे तो इसके रहती है, मतलब पहले था कि 1 मीटर था 6 फीट, अब उन्होंने कहा 12 फीट तक जो उनसे इसका डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये स्प्रेड कर सकता है, मतलब टॉक भी आप कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो स्लाइवा से वो वायरस निकल रहा है, शेडिंग हो रही है। इसी तरह सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर किसी को आज वायरस हुआ है और 14 डेज में वो ठीक हो गया, हेल्दी पर्सन हो गया है, तो वो स्टिल इन्फेक्टेड रहेगा नेक्स्ट 28 डेज तक। मतलब आज 14 डेज पूरे हो गए, उसके 28 डेज तक वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो स्टूल में भी एक्सक्रीट करता जा रहा है। तो एक कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, जो ओनली द वे टू हैंडल दिस डिजीज़ कि आप जो उनसे ना सिर्फ और सिर्फ जो उनसे हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर करें और हैंडलिंग को बेहतर करें। ये ना कहें कि कोई लोगों का ये कि ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, जो एक हमारी लोगों में एक होता है कि कुछ नहीं होता, ये वैसे ही एक चल रहा है, फेक सी है, कुछ नहीं है, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बहुत ज़्यादा चल रही है कि उधर से है, ये है, कुछ नहीं होता। लोगों ने तो वो गो कोरोना गो के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं हैंडल होंगी। ये बेसिकली जब तक वायरस ख़त्म नहीं होता, और उसका वायरस ख़त्म उसी तरह होगा जब इसकी ट्रांसमिशन रुकेगी, साइकिल टूटेगी, चेन टूटेगा, तो जो डिजीज़ फ्री एरिया होगा, अदरवाइज वो चलता रहेगा, साल तक चलते रहेंगे केसेस। तो सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। बहुत से लोग जो है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो ले रहे हैं, तो मैंने सुना है कि इसके ये बड़ी हैवी दवाई है, तो लोग पता नहीं, मैं मुख्तलिफ डोजेज नेट पे चल रही हैं, कोई कहता है आप ट्वाइस अ डे ले लें, कोई कहता है जी आप हफ्ते में 1 ले लें, कोई कह रहा है 3 हफ्ते में 1 ले लें। तो ये तो कहते हैं कि बड़ी नुकसानदेह भी हो सकती है किडनीज़ के लिए और इस तरह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है बेसिकली, और इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिनमें हम जॉइंट्स पेन में भी यूज़ करते हैं। सही है। जिनको गैंठिया हो जाता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं SLE के साथ, जिनको जो से स्किन के मसले होते हैं, चाहे जोड़ों के मसले होते हैं, उनमें भी ये यूज़ बहुत अरसे से हो रही है, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट है। आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है, आर्थेल्जियाज और एंटी मलेरियल भी। अच्छा, अभी जो बेसिकली एंटी मलेरियल का जो थ्योरी है वो बहुत पुरानी थ्योरी है, कि ये जो सी है अंदर जाती है, और ये लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इसका 3 वीक्स तक इफेक्ट रहता है, यानी 21 से 22 डेज तक रहता है। अच्छा, अभी तक जो स्टार्ट में भी जो बातचीत यही चल रही थी कि एंटी मलेरियल दे दी जाए तो लोगों को प्रोफिलैक्टिकली लंग्स को सेव कर दिया जाए। अच्छा, एटलीस्ट 21 डेज तक उनके लंग्स तो सेव रहें। चेस्ट अगर इन्वॉल्व होता है, अगर खांसी या बुखार होता है या लाइट से सिम्टम है, फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इसके ऊपर बहुत से लोगों को जिन्होंने प्रोफिलैक्टिकली ली है, तो उनमें इश्यूज़ आना शुरू हो गए। अगर उनको कार्डिक इश्यूज़ हैं, अंडरलाइन कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या ECG उनकी जो सी वो ख़राब आती है, तो ये QT इंटरवल एक होता है, यानी जो दिल की आप समझ लें जो रिदम होती है ना, हार्ट में पंप करना होता है, सही है, तो वो जो पंपिंग को जो से थोड़ा सा डिले कर सकती है, जिसकी वजह से हार्ट के बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इस दवाई को हम कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, केयरफुली यूज़ कर रहे होते हैं उन लोगों में जिनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। और दूसरी अभी तक जो रिसर्च है वो कहती हैं प्रोफिलैक्टिक इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन स्टिल कंट्रोवर्सी है, स्टिल मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, इन एरियाज़ में लोगों ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दी हैं, और हेल्थ वर्कर्स ने भी ली हैं। अच्छा। कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा ना इफेक्ट, जाहिर बात है। एक ये है। बट नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका एक्सपोजर नहीं है, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, तो उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ये तो वो है कि अगर चलें एक ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि अगर कुछ इसका इफेक्ट है भी है, तो ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली जो उनसे फ्रंट लाइन पर हैं, जिनका सारा दिन एक्सपोज्ड है। ठीक है, सही है। तो लेकिन वो भी अभी कंट्रोवर्सी है, इसका क्लियर नहीं है। तो इसकी रीज़न की वजह से ये मार्केट में 300 की मेडिसिन थी जो कि 3000 तक चली गई। जी बिल्कुल ऐसा। उसका रीज़न क्या है, ब्लैक में वो लोगों को एक शुरू हो जाता है, हमारी
मतलब जो उनसे लोग मतलब अगर ऑन द अदर हैंड अजाने भी दे रहे हैं और मतलब चीज़ों पे उस पर केयरफुल भी नहीं है कि हमें क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी साथ साथ चीज़ें चल रही है मतलब जो उनसे, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। सही है। सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग प्लस गैदरिंग से अवॉइड करें, प्लस हैंड्स को वॉश करें। ठीक है। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने से इस डिजीज़ का खात्मा हो सकता है। सैनिटाइज़र भी इस वक्त रिलायबल नहीं है कि इनमें अल्कोहल 70% है कि नहीं है। जिसमें अल्कोहल 70% नहीं है वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली आप सैनिटाइज़र अगर आप मार्केट्स में देखें तो वो जो उनसे वो अननोन कंपनीज़ के हैं, बिल्कुल, जो उनकी रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो बेस्ट यही है कि हैंड वॉश करें। बस जब भी हैं बाहर से हैंड वॉश करें अच्छी तरह। अगर गाड़ी में हैं, गाड़ी में आप एक सोप रख लें, पानी रखें और उसके बाद बॉटल से जो उनसे ना 20 मिनट्स के लिए जो उनसे हैंड 20 सेकंड्स के लिए जो उनसे हैंड को वॉश करें और उनके बाद चीज़ों को हाथ लगाएं जो अपनी है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही है और ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि जो सेल जो होता है खुलिया, वायरस का खुलिये होते हैं, ये टूट जाती हैं सोप के साथ। सोप कोई भी है आपके पास, ठीक है, जो है उसको वो तोड़ देता है। 20 सेकंड आप धोते हैं वो डिस्टेबलाइज कर देता है। उसकी लिपिड लेयर होती है बेसिकली, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है हैंड वॉश करने से। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम जो उनसे बच सकते हैं। अदरवाइज तो और कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है जिससे हम जो उनसे वो हैंडल कर सके। सही है। डॉक्टर साहब टाइम हमारा कम रह गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को भी और आपके जो कलीग्स हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं? देखिए बात ये है, एक सिंपल सा मैसेज है कि हर जो दुनिया है ना ग्लोबल, अगर आप देखें तो एंटायर वर्ल्ड जो है ना किसी डिज़ीज़ का एक्सपोजर लेता है। ठीक है। अब एक सेंचुरी के अंदर आप देखें 1918 में उस वक्त जो स्पेनिश फ्लू आया था और उसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हुई थी और चीज़ों का नहीं पता चला था। उसके बाद फिर 2002 में जो कोरोना वायरस ही आया था, आया था जिसने जो सार्स था और उसके साथ जो उनसे डेथ्स हुई थी, बट वो लिमिटेड थी। फिर 2012 में जो उनसे इस तरह के जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ डिजीजेज आई हैं। ठीक है। और इनके साथ कोई ना कोई दुनिया में चीज़ें आती रहती हैं। अब ये आया, ये ज़्यादा क्रिटिकल है और पैंडेमिक हो गया। ठीक है। तो बात यही है कि हमने पैनिक नहीं होना। ठीक है। पैनिक होने से चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और हमने अवेयरनेस पैदा करनी है कि लोगों के अंदर के प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करें। और ये वैसे भी अगर आप देखें तो हाइजेनिक रूल्स तो हमें वैसे भी हमारे मज़हब ने ही बताया हुआ है कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कि किस तरह आपने जो है ज़िंदगी को लेकर चलना है। सही है। तो अगर इस तरह पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे एडवाइजरी जो इशू होती है गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ की तरफ से कि आपने, तो फिर ये चीज़ें जो उनसे स्प्रेड को रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने शॉर्ट टाइम में बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आते रहा करें, ताकि ज़ाहिर बात है कि एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ही हमें मिल रही है। बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लाई कर रही है सोशल मीडिया पे, तो वो तो यही है आपके सामने है कि किसी भी चीज़ पे हम बिलीव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत वाज़े तौर पर बता दिया कि प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। आप दूसरी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि जी गर्मी हो गई है इससे ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जी BCG हमें लगा है तो उस वजह से हमें कुछ, बहुत सी बातें की जा रही हैं, कोई अथेंटिक नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसेस ऑफ 2 मीटर इसको फॉलो करें और जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करें, तभी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर फरहान अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।